Hello everyone. Let's start with chapter 3 that is mineral and power resources. तो इस चैप्टर में बताया गया है कि मिनरल क्या होते हैं और जो पावर है उसके रिसोर्सेज क्या क्या है। तो हमेशा की तरह ये चैप्टर भी एक शुरू होता है कहानी से। कहानी में कौन है? एक कीरी नाम की लड़की है और एक सुकांत नाम का लड़का है। तो बताया जाता है कि कीरी सुकांत के प्लेस पे मिलने जाती है जहाँ उसका नेटिव प्लेस है। तो वो कहाँ है? धनबाद में है। पर जो कीरी है वो वहां पे अमेज्ड हो जाती है ये देख के कि वहां का जो एरिया है वो पूरा ब्लैक है। तो वो सुकांत से पूछती है कि सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? तो वो बोलता है कि यहाँ पे जो नियर बाई हमारे क्या है, एक कोल माइंस है। कोल तुम लोग जानते हो, कोयले को कहते हैं। और कोल माइंस जहाँ पे कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, फिर सुकांत बोलता है कि डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुम वो ट्रक को देख रही हो जो मिनरल, जो कोल है उनको कैरी कर रहा है? तो फिर वो कहती है कि कोल तो ठीक है बट ये मिनरल क्या होता है? तो कीरी क्या क्वेश्चन करती है कि व्हाट आर मिनरल्स? तो फिर सुकांत बोलता है कि क्या तुमने कभी बिस्किट को बनते हुए देखा है? जिसमें क्या क्या चीज ऐड की जाती है, क्या तुमने उसको देखा है? जस्ट लाइक कि आटा है, दूध है, शुगर है एंड समटाइम्स एग्स हैं। तो जैसे बिस्किट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली नहीं दिखते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। जो अर्थ पे रॉक्स पाए जाते हैं उसमें ये भी मिक्स्ड होते हैं, जो हमें सेपरेटली नहीं दिखते हैं। अब देखो, अब ये मिनरल्स होते क्या है, हम लोग मिनरल्स कहेंगे किसको? तो किसको कहेंगे, इसका तुम्हारे बुक में डेफिनेशन दिया है कि जिसके पास जो भी सब्सटेंस होता है नेचुरली ऑकरिंग और जिसके पास डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स वो ह्यूमन मेड नहीं होता है, वो क्या होता है, नेचुरली हमें नेचर से मिला होता है। चूंकि ये हमें नेचर से मिला है और हमारा जो नेचर है वो हर जगह क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक सेम तरह का रीजन हर जगह नहीं है। तो मिनरल भी क्या है कि हर जगह नहीं पाए जाते हैं। कोई कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन होता है, कहीं कहीं एरिया में हमें वहाँ पे वो मिनरल्स मिलते हैं। और बहुत सारी जगह तो मिनरल्स होते हुए भी हम उसको इजीली एक्सेसिबल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जैसे आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिका, जो बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन होते हैं, वो वहां पे मिलते हैं। अब देखो, बोला गया है कि मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत तरीकों के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं। और देखो, ये क्या होते हैं कि ये ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस द्वारा क्रिएट किए गए रहते हैं। और हम उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, मिनरल को पहचान सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अभी हमने मिनरल की डेफिनेशन देखी, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे। तो देखो, इस फिगर में बताया गया है, क्लासिफिकेशन जो दिया गया है कि मिनरल्स कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटालिक एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक। फिर जो मेटालिक होता है उसका भी दो पार्ट होता है, जस्ट लाइक फेरस एंड नॉन फेरस। तो अब हम देखते हैं कि जो मेटालिक होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि लिखा है मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मिनरल्स उसमें होता है वो किस फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है, मीन्स कच्चे फॉर्म में होता है। एंड मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लसन एंड शाइन। जो मेटल्स होते हैं वो जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसके बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक शाइन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सब क्या है, उसके एक एग्जाम्पल है। और जो मेटालिक मिनरल होता है वो क्या हो सकता है, नॉन फेरस भी हो सकता है। जिस लाइक हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा था, फेरस का और नॉन फेरस का। अब देखो, फेरस क्या होते हैं कि मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। जो इस टाइप के आयरन ओर होते हैं, मैग्नीज होते हैं और क्रोमाइट होते हैं, इसमें क्या पाई जाती है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। पर जो नॉन फेरस होते हैं, मिनरल्स डजन कंटेन आयरन, ये क्या होते हैं, आयरन को कंटेन नहीं करते। जस्ट लाइक एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, ठीक है।
अब देखो नॉन मेटालिक, मेटालिक तो हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक क्या होते हैं कि जो मेटल कंटेन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। जैसे जो चूना होता है, तुम लोगों ने देखा ही होगा वाइट वाइट कलर का, वो क्या होता है नॉन मेटालिक होता है। माइका ये मेकअप प्रोडक्ट्स में जो फेस पाउडर वगैरह के लिए होता है, ये क्या होते हैं माइका होते हैं, जिप्सम होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं नॉन मेटालिक होते हैं। और जो मिनरल्स हैं फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, वो भी क्या होते हैं नॉन मेटालिक होते हैं। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिनरल को हम लोग किस किस फॉर्म में निकाल सकते हैं। हमें तो ये पता है कि वो क्या होता है हमारे नेचर में होता है, बट हमें उसको निकालना भी तो है। तो हमें तो पता है ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज काम करता है। अब ह्यूमन यहाँ पे एज अ रिसोर्सेज कैसे काम करेगा, उन मिनरल्स को निकालने में, उन मिनरल्स को रिफाइनरी करने में। तो हमें वो किस तरह से मिलती है, तीन तरह से। पहला होता है माइनिंग, सेकेंड वन इज ड्रिलिंग एंड थर्ड वन इज क्वेरिंग। माइनिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होता है शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट क्या होता है कि जस्ट ऊपरी सतह से कोई भी ऑयल हो या फिर कोई भी ऐसा मेटल हो, उस मिनरल हो, उसको निकाल लेना। एंड शाफ्ट माइनिंग क्या होती है कि उसमें हमें बहुत ही ज्यादा डीप बोरिंग करनी पड़ती है। देखो जैसे आगे दिया हुआ है कि जो प्रोसेस होता है मिनरल निकालने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइन। वो जैसे अर्थ से किस फॉर्म में निकलता है, माइनिंग के ही द्वारा निकल। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जो अर्थ होती है उसकी ऊपरी सतह को ही हटाने से जो हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, उसको किस द्वारा हम लोग निकालते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा। और जो शाफ्ट माइनिंग होती है वो क्या होती है, जैसे लाइक कि हमें डीप बोर्स करने पड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालने के लिए। जस्ट लाइक कि जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। तो उनके लिए क्या हमें करनी पड़ती है, ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है, ताकि वो, चूंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में है, तो उन्हें हमें निकालने के लिए ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। और मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और देखो जो क्वेरिंग होता है वो भी वही होता है, जो जस्ट सरफेस के नियर में अबाउट में जो भी मिनरल्स होते हैं उसको निकालने के लिए यूज होता है। अब हम ये देखते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। ठीक है, अब हमें तो पता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक में मिलते हैं, बट ये हमें ये तो नहीं पता है कि रॉक ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह के होते हैं। रॉक भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकेंड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, अब मेटामॉर्फिक रॉक एंड सम इन सेडिमेंट्री रॉक। तो जनरली जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में। जस्ट लाइक कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि स्वीडन में, कनाडा में, मतलब कहाँ पे अफ्रीका में, कहाँ पे क्रोमाइट, कहाँ पे निकल। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि नॉन जो मेटालिक मिनरल होते हैं, जैसे लाइक कि लाइमस्टोन है, माइका है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, यंग फोल्ड माउंटेन, जो अभी जस्ट नए नए बने होते हैं, मतलब नए नए उभरे हुए होते हैं। ठीक है। एंड ये जो एग्जाम्पल दिया गया है जस्ट लाइक कि अल्जीरिया का, यूक्रेन का, ये एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे ये लोग ये सब पाए जाते हैं। Mineral fuels such as coal and petroleum are found in sedimentary strata. ये भी देख लो, जो मिनरल fuels होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी कहाँ पे सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। अब देखो, अब ये रीजन वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि जस्ट लाइक एशिया है, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो कहाँ कहाँ जस्ट लाइक आयरन है, तो आयरन का ये सिंबल बनाया गया है और दिखाया गया है कि जैसे यहाँ आयरन पाया जाता है, यहाँ आयरन पाया जाता है। कॉपर है, तो कॉपर का भी सिंबल बना के जहां जहां भी कॉपर पाए जाते हैं, देखो ये लाइन से। बॉक्साइट है, तो इसके भी, ये सारे हमारे जो वर्ड में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कहाँ कहाँ आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है, किस किस रीजन में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जस्ट लाइक एशिया में आते हैं, एशिया में जो चाइना एंड इंडिया है, वो क्या है, लार्ज आयरन और डिपॉजिट है। ठीक है, इसको तुम लोग याद रखना अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर देखो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। जो टीन प्रोड्यूसर है इसमें भी क्या है, चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये आगे हैं। अब हम लोग आते हैं यूरोप में। यूरोप में क्या दिया है कि ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन ओर का है। ठीक है, एशिया में भी पाया जाता है, यूरोप में भी पाया जाता है। और जैसे रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये सब यहाँ सब क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज। ठीक है, ये सब यहाँ पाया जाता है।
अब देखो अगर हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब कनाडा वाले रीजन में। और जो ये कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न कॉर्डिलेज। अब देखो यहाँ पे इस मैप में क्या दिया हुआ है? कोल एंड मिनरल ऑयल का। पिछले वाले मैप में क्या दिया था? आयरन का दिया था, बॉक्साइट का दिया था। वैसे इसमें क्या दिया है? कोल और मिनरल ऑयल का, कि ये जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो एशिया में, इंडिया में ये यहाँ पे अफ्रीका में, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में। देखो इसका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या है? कोल है। एंड जैसे ट्रायंगल बनाया हुआ है ये क्या है? मिनरल ऑयल्स है। तो इसको तुम लोग रीडिंग कर लेना। अब देखो अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी क्या बताया जा रहा है कि यहाँ भी हाई ग्रेड का आयरन ओर पाया जाता है। चील है, पेरू है, इसमें कॉपर पाया जाता है। ब्राजील एंड बोलिविया में टिन पाया जाता है। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे चीज साउथ अमेरिका, जो अमेरिका है वहाँ पे पाया जाता है। अब हम आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तुम लोग देखते होगे कि जो भी अफ्रीके मतलब अफ्रीका में क्या होता है? डायमंड बहुत ज्यादा होता है वहां पे। उसी के मतलब लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो अफ्रीका को ही माना जाता है। तो वहां पे भी जो जिम्बाब्वे है, जैर है, ये क्या है? ये गोल्ड का प्रोड्यूसर, डायमंड का प्रोड्यूसर। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सब तुम लोग अपने केमिस्ट्री में पढ़ते होगे। ये सारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। तो देखो तुम लोग क्या करना है कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अफ्रीका किसका है? डायमंड का है। साउथ अमेरिका किसका है? हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर का। इन सब चीजों को तुम लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूर याद रखना। ठीक है। और फिर ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक। मतलब सब कुछ, सब मतलब मैक्सिमम चीजें हर जगह मिलती है, बट कहीं कहीं कुछ चीजों की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। अब देखो एंटार्क्टिका, जो बहुत ही कोल्ड एंड फ्रोजन एरिया है, इसमें भी माना जाता है कि जो मिनरल्स डिपॉजिट है वो काफी मात्रा में एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक कि कोल है, आयरन है, जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है उसके पास अंटार्कटिका में, यहाँ पे इन सब चीजों की मात्रा देखी गई है। आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, ये सब भी कॉमर्शियल क्वांटिटीज में वहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो हमने तो अब ये पढ़ लिया कि पूरे वर्ल्ड में हमें कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं, बट अब हम पढ़ेंगे इनके यूजेस, कि आखिर इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो बताया जा रहा है कि मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक कि ज्वेलरी से लेके क्वाइन, क्वाइन से लेके कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री से लेके किचन कुकवेयर, मीन्स हर जगह हम लोग क्या करते हैं? मिनरल का यूज करते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे दे दिया है कि जो कॉपर का यूज होता है वो क्वाइंस में भी होता है, पाइप्स में भी होता है। जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होता है। जो एल्यूमिनियम हो वो कहाँ पे होता है? किचन कुकवेयर में। जस्ट लाइक तुम लोग एल्यूमिनियम फॉयल में अपने रोटी को, लंच को पैक करके लेके जाते होगे। फिर देखो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब देखो हमें तो पता चल गया कि हमारे वर्ल्ड में पूरा कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। बट होता है ना किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने पे वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो हमें इसकी कंजर्वेशन भी जरूरत है। अब देखो मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही था कि रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल के बारे में हमने पता ही था कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि यहाँ बताया गया है कि इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। बहुत सारे सारे साल लग जाते हैं मिनरल्स को फॉर्म होने में। बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम। बट जो फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जैसे कि हम ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ फिगर से बता रहा है कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल करके हमें उसको एक बिजनेस साइकिल में यूज करके उसको कंजर्व करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज पावर रिसोर्सेज। पावर देखो तुम लोग सब लोग जानते हो पावर क्या होता है। जिससे अभी जो भी तुम मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हो उसको जिससे चार्ज करते हो वो हमारा काम पावर ही करता है। जस्ट लाइक कि घर पे कपड़े को आयरन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? पावर से ही किया जाता है। तो मिक्सर है वो किससे चलता है? पावर से ही चलता है। तो वैसे ही स्टोरी में बताया गया है कि जो सनी की मम्मी है तो वो क्या करती है? उठती है तो गीजर ऑन करती है, जो कि किससे चलता है? पावर से ही चलता है। अपने किचन में जूस बनाती है, वो भी किससे चलता होता है? ब्लेंडर से ही बनता है।
फिर क्या होता है कि वो अपने सनी से पूछती है कि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर वो जब स्कूल जाने लगता है तो क्या करता है, स्विच ऑफ करना लाइट को भूल जाता है, जैसे कि तुम लोग भी भूल जाते हो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब लोग मिलके उसको सेव करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, तभी तो हम उसमें एक मतलब सहयोगी बन पाएंगे। क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जितना एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है डिमांड और सप्लाई में, जिसको हम लोग अपने तरफ से जागरूक होके एक बैलेंस वे में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि इस पे क्या लिखा गया है कि पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। जो पावर है उसको हम लोग हर जगह, आजकल हमें हर जगह नीड पड़ रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर डिफेंस हो। ठीक है, power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional। अब power resources को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल एंड दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज इसमें बताया गया है जिसका यूज हम बहुत ही लॉन्ग टाइम से करते आ रहे हैं। जैसे लाइक कि फायर, पहले के जमाने में तुम लोग देखते होगे कि चूल्हे पे जो खाना बनता था, उस पे क्या जो लकड़ियाँ लगती थी वो हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जो भी हमारे जमीन के अंदर बरीड जो भी कुछ भी होता है, उससे जो भी हमारा फ्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये क्या होते हैं कि ये जो मेन जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स है, ये दो है। अब देखो फायरवुड का वही जो मैंने अभी बताया कि इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम फ्रॉम फायरवुड। जो भी उनका एनर्जी होता है, वो लोग जो भी कुकिंग करते हैं, वो 50% ऑफ द विलेज जो पीपल होते थे वो किससे करते हैं, फायरवुड से। अब तो हालांकि ये काफी कम हो चुका है। और वैसे ही जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वेर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अगो। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले जिनको बरीड किया जाता है, तो वो क्या होता है, हीट एंड जो प्रेशर हमारे जो अर्थ में होता है उसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। अब इसका एग्जाम्पल जैसे क्या दिया है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये क्या है उसके मेन सोर्सेज हैं। अब इसमें देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि जैसे ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, फायरवुड है, कोल है, या फिर हाइडल पावर है। उनका क्या दिया गया है, पूरा तुम्हें डिस्क्रिप्शन से दिया गया है, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना कि इनके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। जैसे मैं एक बता रही हूँ, फायरवुड है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, ये इजी एक्सेसिबल है, कहीं भी तुम लोग के आसपास जो भी जंगल होंगे, जो भी वहाँ पे लकड़ियाँ आराम से मिल जाएगी। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये क्या होता है, जिसको भी मतलब देखो जैसे ये लेडी है, ये जाके लेके आ रही है, तो वैसे ही बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके डिसवांटेज क्या है, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। यू ऑल नो दैट टाइम इज वेरी मच प्रीसियस, बट ये क्या है, इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पॉल्यूटिंग इज द मोन, जो मेन सोर्स है इसका, जो पॉलिट बहुत ज्यादा ये पॉल्यूशन फैलाता है। देखते हो कि बहुत सारे लोगों के आंखों में इसका डिफेक्टिव हो जाता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी प्रमोट करता है, जो कि बहुत हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब है। डिफॉरेस्टेशन एंड जो सबसे मेन, मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, बट इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। वैसे ही कोल के भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हाइड्रो पावर के भी हैं, एंड ये ऑयल के भी हैं, नेचुरल गैसेस के भी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये कन्वेंशनल एनर्जी है, इनका जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो ग्रो कर रही है, और ऐसे ही वो कंज्यूम करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसका लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पे अब दिया है कोल। कोल के बारे में तुम लोगों को पता ही है। अब बताया गया है कि ये जो है किस किस चीज़ों में यूज़ होता है, और ये एबंडेंटली ये हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, और बहुत सारे जगहों पे भी पाया जाता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल, जैसे घर में तुम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकती है। इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से होती है, कोल से ही होती है। और जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब इसमें बोला है कि द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे आर
फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जो हम लोग आज कोल यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बनता है, ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो फॉर्म हुए हैं। और देखो कितनी जल्दी ये हम लोग तुरंत जला के उसको और कंज्यूम कर लेते हैं, और कितना कम टाइम में ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब दिया है कि द लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो जो कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज है वो क्या है, चाइना। चाइना तो हर चीज में आगे ही रह रहा है। यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ठीक है। अब देखो बताइए कि इंडिया में कहाँ कहाँ कोल पाया जाता है। तो एक है रानीगंज, एक है झारिया, एक है धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। यहाँ यहाँ इंडिया में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है कि जस्ट लाइक कीप्स योर कार रनिंग, जस्ट लाइक तुम्हारे घर भी बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, उनको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है ना। तो वही यहाँ पे वो पेट्रोल होता है। तो अब देखो ये भी क्या होता है कि जो हमारा कोल होता है बहुत ज्यादा टाइम लेता है बनने में, एंड इट इज फाउंड बिटवीन the layers of rock and is drilled from oil field located in offshore and coastal areas। ये देखो कहाँ पे पाया जाता है, जो लेयर्स ऑफ रॉक्स होते हैं उन्हीं के बीच में पाया जाता है। एंड दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरी विच process the crude oil and produce a variety of products just like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants। ठीक है। अब देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे एग्जाम में या फिर कहीं भी कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि जो इससे हम लोग पेट्रोलियम से जो भी हमें वो चीज, जो भी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ही बोलते हैं। एंड दे आर वेरी वैल्यूएबल। ओके। एंड द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो ये जो हमारा जो मेनली कहाँ पाया जाता है, तुम लोग देखते होगे कि अरब के जो हमारा जो अरब की कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, मेजर क्वांटिटी में। एंड द अदर मेजर प्रोड्यूसर है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। यहाँ भी ये पाए जाते हैं। और जो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये डिगबोई इन आसाम है, बॉम्बे है, और उसके बाद से कहाँ है, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस का क्या होता है, नेचुरल गैस भी सेम वैसे ही होता है कोल एंड पेट्रोलियम की तरह, ये भी हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है। एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड जो इसके मोस्ट मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। और देखो इंडिया में ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम अदर ऑफशोर्स इन मुंबई एंड हैव natural resources। Okay। And very few country in the world have sufficient natural gas reserve of their own। कम ही ऐसी कंट्री हैं जिनके खुद के नेचुरल गैस रिजर्व हैं। अब देखो द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। जिस तरह से हम जितनी तेजी से इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि एक अलार्मिंग हमारे लिए है कि इसका जब डिप्लेशन होगा तो हमारे आगे आने वाला जो टाइम है या फिर हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सो गाइज, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइडल पावर। ठीक है। अब हाइडल पावर जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे जो रेन वाटर है या फिर रिवर वाटर है, उनको क्या किया जाता है कि एक डैम में स्टोर किया जाता है एंड मेड देम टू फॉल फ्रॉम हाइट। जस्ट लाइक सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि ये जो एक डैम है इसमें क्या है, वाटर है, इसको क्या किया जा रहा है, ये जो हाइट तुम्हें दिखाई दे रही है इससे फॉल कराया जा रहा है। और यहाँ पे देखो एक टरबाइन है, ये क्या हो रहा है कि उसके द्वारा वो घूम रहा है, तो इससे क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दस दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखो अब इसमें बताया गया है कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। जो एक चौथाई भाग जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का है वो किससे, वाटर से ही हमें प्रोड्यूस किया जाता है। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द हाइडल पावर इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है, एक है पैराग्वे है, एक है नॉर्वे है, सेकंड एंड द ब्राजील है एंड चाइना है। ठीक है। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ से होता है, तो एक भाखड़ा नंगल है, फिर एक गांधी सागर है, फिर एक नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली है। ये यहाँ से इंडिया में भी वाटर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सो गाइस, तुम लोग देख रहे हो कि कितना मेहनत लग रहा है और कितना ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे तरह से और लिमिटेड मैनर में कंज्यूम करना चाहिए।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।